Hello and Jai Hind everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel and I also welcome you all to the Blue Wings FCAT 2 2026 सीरीज। इसका हमारा एपिसोड 1 होने वाला है ये, और ये आपका पहला टॉपिक दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आपके 11 से 12 टॉपिक्स मेंशन है। इनमें से जिस सीरीज में ये मेंशन है उसी सीरीज में आपके वीडियोस आते रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आई थॉट कि कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक्चुअली हर जगह इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसके केवल क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने मास्टर कर लिया मतलब आपने कंप्लीट इंग्लिश को मास्टर कर लिया। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी आपका कोर्स हो, मान लिया कोई पेड बैच भी हो, वहाँ भी कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होती है कॉम्प्रिहेंशन की। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों आपका कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपके यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं क्या, मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी अगर मैं बात आपको बताऊं, तो दूसरी बात आपकी ये है कि क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन से हैं, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इंग्लिश की तो बात कर ही रहा हूँ, साथ में मैं सारी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। होता ये है, पहले तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपका जैसे S1 S6 हो गया, कॉम्प्रहेंशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, अगर आप चीज़ों को पढ़ के समझ के और फिर उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये वाला जो सेक्शन है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आपका होता है PQRS, ये भी कॉम्प्रहेंशन बेस्ड ही होता है। फिर हम बात करें कि क्लोज टेस्ट हो गया, ये भी आपका कॉम्प्रहेंशन बेस्ड होता है। अगर आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अच्छी है तो डेफिनेटली आप ये वाले सेक्शंस भी सॉल्व कर लेंगे। और आजकल जो आपकी वोकैबलरी पूछी जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो वोकैबलरी आपकी सिंपल वोकैबलरी नहीं है, दैट इज़ कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। तो यहाँ पर भी आपका कॉम्प्रहेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपको एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता होती है वर्ड की, लेकिन वहाँ का जो है कॉन्टेक्स्ट आप समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रहेंशन, और फिर आप उसकी मीनिंग भी निकाल पाते हैं जो भी वर्ड आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये तो आपकी इंग्लिश की बात हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और स्पेशली आप एफकैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि एफकैट में सिलेबस आपका लिमिटेड है, मैथ्स का भी। वो किस चीज़ में आपको फंसा सकते हैं, वो है आपकी लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है और डेफिनेटली वो बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखो, जो मैथ्स लगाते हैं मैथ्स वालों को डेफिनेटली पता होगा कि दो स्टेप होते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर समझ गए हैं तो आपका क्वेश्चन लगभग 50% सॉल्व हो जाता है। वो क्या है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा और आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझ भी गए। अगर ये दो काम हो गए आपके, मतलब आपने यहाँ पर पता लगा लिया कि क्या चीज़ गिवन है और क्या आपको यहाँ पर निकालना है, क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता चल गई तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा क्वेश्चन लगभग यहाँ पर सॉल्व हो गया है, क्योंकि इसके बाद मुझे अगर फॉर्मूला पता है तो मैं सॉल्व करूँगा, अगर नहीं पता है तो नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी चीज़ होती है। दूसरा आपका GSG के भी यही होता है। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना, मेरे से कहते हैं कि पेपर छूट गया था, पढ़ नहीं पाए। पढ़ नहीं पाए, क्यों नहीं पढ़ पाए भाई? वो इसलिए क्योंकि आपकी रीडिंग की स्पीड बहुत वीक है ना, बहुत ही स्लो आप रीड करते हैं और फिर उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा होना चाहिए। इसकी वजह से आप कई बार न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ने के जो फ़ायदे हैं वो नहीं समझ पाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको कॉम्प्रहेंशन कैसे सही करना है, सबसे पहला काम है रीडिंग, ठीक है। अब आज से जितने भी दिन बचे हैं, 30 डेज हैं तो 40 डेज हैं, 20 डेज हैं, जो भी डेज है ना, ये मत सोचना कि आज से 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में क्या ही हो जाएगा। भाई 10 दिन में बहुत हो जाता है। इवन आपके 7 दिन में भी बहुत हो जाता है, ठीक है। इवन लास्ट डे जब होता है ना CDS NDA का, तब भी मैं इंग्लिश के लिए सबको, सब बच्चों को बोलता, इवन मैं भी करता था अपने टाइम पे। मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो इंग्लिश चलती रहती है, वो सारे सेंटेंसेस, वो सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सारा कुछ घूमता रहता है, राइट। तो उनकी मदद से हम कई बार नेचुरली अपने क्वेश्चंस को अच्छे कर पाते हैं। तो रीडिंग आज से समझ लो कि कम से कम आधे घंटे की रीडिंग करना शुरू कर दो। अगर नहीं करते थे तो आज से ही करना शुरू कर दो, भले ही आप ये वीडियो मतलब 10 दिन पहले देख रहे हो फिर भी, ठीक है। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, दूसरी बात आप प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस आप डेफिनेटली करेंगे विद द हेल्प ऑफ PYQs। यहाँ पर आप PYQs करें तो बढ़िया है, ठीक है। PYQs आप कहाँ के उठा सकते हैं,
PYQs आप FCAT के ले सकते हैं, जहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, या फिर आप CDS NDA के भी ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस वाले PYQs होते हैं, 5 क्वेश्चंस वाले कॉम्प्रहेंशन होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कॉम्प्रहेंशन आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जब आपके सामने कॉम्प्रहेंशन आ गया तब आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी मैं आपको 2-3 स्टेप में बताऊंगा कैसे करना है। अब देखो, बहुत से कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, कॉम्प्रहेंशन जैसे ही आपके सामने आया सीधा आपने पैसेज को पढ़ना शुरू कर दिया। ये नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे और तब आप जाएंगे अपने पैसेज को पढ़ने। अब आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तब आपको ऑलरेडी पता है कि आप पैसेज को क्यों पढ़ रहे हैं, पैसेज में आपको क्या चीज़ सर्च करनी है। अगर ये आपको पता है तो डेफिनेटली आप पैसेज में आसानी से पूरा पढ़े बिना, ठीक है, आप अपने आंसर्स को निकालते रहेंगे और मार्क करते रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। सो अगर मैं डोंट्स की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर डोंट्स की बात करूं, तो आपके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है ये, अपना नॉलेज नहीं लगाना है। देखो, पैसेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है, अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू पैसेज, जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है उसी का आंसर देना। कई बार लॉजिकली आपको लग सकता है कि चारों ऑप्शन आपके गलत हैं या चारों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी मेंशन्ड होती हैं इन योर पैसेज, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है ना। तो ऑथर ने जो भाई बोला है वही हमें करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। दूसरी बात जो आपने नहीं करनी है वो हो सकती है, जैसे के लिए हम क्या करते हैं, कई बार जब पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, पैसेज में कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, वहाँ पर हम रुक जाते हैं और अपना जो टाइम है वो वेस्ट करने लगते हैं। हम उस पैसेज का मतलब निकालने में लग जाते हैं। देखो यार, पैसेज आपके बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट आएंगे, ठीक है, आपको डिफ़िकल्ट पैसेज भी मिलेगा, लेकिन आपको मतलब है अपने आंसर से। अगर आपको आंसर्स मिल पा रहे हैं आसानी से तो आगे बढ़ जाओ, बात ख़त्म करो। क्यों उस चक्कर में पढ़ना है, क्यों पूरे पैसेज की मीनिंग आपको पता ही होनी चाहिए, ऐसी जिद नहीं करनी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, या आपने करना है या आपने नहीं करना है। इसी तरीके से पैसेज होता है। प्रैक्टिस कैसे होगी, ग्रेजुअली होगी, रीडिंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे साथ में। बाकी यहाँ पर देखो, इस वीडियो में मैं आपके लिए सबसे पहले तो टोन्स की बात करूंगा, क्योंकि मेरा एक वीडियो जो होता है, अब हाँ कॉम्प्रहेंशन की हम बात करेंगे, तो कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर पहले तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टोन्स पढ़ेंगे, क्योंकि एक आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर, व्हाट इज़ द ये जो आपकी मतलब यहाँ पर जो है ऑथर किस मूड में आपका है, ठीक है। तो ये चीज़ जब पूछी जाती है वहाँ पर आपके बहुत से डिफ़िकल्ट से अजीब से वर्ड्स आते हैं, उनके क्लियर कट मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने 20 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वर्ड्स, वो मैंने उठाए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक्चुअली आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और इन वर्ड्स को कर लो, इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, है ना। जैसे कि लिए सबसे पहला वर्ड आपका है ऑप्टिमिस्टिक। अब ऑप्टिमिस्टिक की मीनिंग क्या होती है भाई, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है आपका, सिंपल मतलब होता है व्हेन यू आर होपफुल अबाउट द फ्यूचर, आपको लगता है कि फ्यूचर में सब सही हो जाएगा, है ना। जैसे के लिए आपका यहाँ पर लाइंस लिखी हैं, इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल इनोवेशन लीडर। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो डेफिनेटली यहाँ पर पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल देखो अगर यूटिलाइज हो जाता है तो ग्लोबल इनोवेशन लीडर हम बन जाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक है, राइट, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट आपका है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक आपका ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है, हम कह सकते हैं निगेटिव, या फिर जब आप होपलेस हो जाते हो अबाउट फ्यूचर आउटकम्स। Unless immediate reforms are introduced, the situation is likely to worsen. आप कहते हैं कि अगर रिफॉर्म्स नहीं आए ना तो सिचुएशन तो खराब ही होने वाली है भाई, ये तो खराब है। तो ये क्या है, ये पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पेसिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाता है, निगेटिव या फिर होपलेस, कुछ नहीं हो सकता, है ना, इस टाइप की बातें। फिर आपका थर्ड आता है क्रिटिकल। अब क्रिटिकल क्या होता है, जब आप यहाँ पर फॉल्ट्स या वीकनेसेस केवल ध्यान देते हो, उन चीज़ों को मतलब ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर बोलते हैं, मान लिया एक पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, आप बोलते हैं द पॉलिसी फेल्ड बट बिकॉज इट इग्नोर्ड ग्राउंड रियलिटीज़। आप यहाँ पर क्रिटिकल हो रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना।
अगर ऐसी टोन मिले तो आप बोलेंगे क्रिटिकल हैं। उसके बाद आपको फोर्थ मिल जाएगी अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव क्या होती है, यहाँ पर जब एडमिरेशन या फिर प्रेज दिखाया जा रहा हो, किसी की तारीफ की जा रही हो, जैसे के लिए हम बोल रहे हैं द साइंटिस्ट्स कंट्रीब्यूशन डिजर्व्स नेशनल रिकॉग्निशन, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेज किया जा रहा है साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट आपका है एनालिटिकल। अब ये एनालिटिकल क्या होता है भाई, ये होता है एग्जामिन्स एंड इशू लॉजिकली यूजिंग फैक्ट्स एंड रीजनिंग। क्या होता है, जब आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स और रीजनिंग आते हैं, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आती है, फिर आप यहाँ पर लॉजिकली उसको एग्जामिन करते हैं। जैसे कि लिए आपके सामने एक रिपोर्ट आई, आप बोलते हैं रिपोर्ट एनालाइजेस बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। ये एनालिटिकल एटीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है आपका कंप्लीटली फैक्चुअल। यहाँ पर आप कोई भी इमोशंस, अपने पर्सनल ओपिनियन आप बिल्कुल भी ऐड करने से बचते हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहते अकॉर्डिंग टू मी। देखो, अर्थ इज जियोइड, द अर्थ इज जियोइड, ये क्या है, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर कोई भी इमोशंस नहीं है, कंप्लीटली आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। राइट, उसके बाद आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लिटरेसी इंक्रीज्ड बाई 12%। आपने अपना यहाँ पर पर्सनल बायस कुछ भी नहीं मिलाया है। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव। आपने बोला यहाँ पर अर्थ इज डिवाइड, ये आपका हो गया मान लिया एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। बाकी अगर कोई कहता है कि अर्थ इज ब्यूटीफुल, कोई कहता है कि अर्थ इज लाइक हेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी सब्जेक्टिव इन नेचर है, ये आपके पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड हैं। किसी का ओपिनियन कुछ हो सकता है, किसी का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि इंसान क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर जैसे है आई बिलीव एजुकेशन शुड रिसीव ग्रेटर फंडिंग। अब इन्हें ऐसा लगता है, किसी को लगता है कि नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो ये तो डिपेंड करता है ना इंसान पे। क्लियर। उसके बाद आपकी यहाँ पर टोन आती है दैट इज परसुएसिव। परसुएसिव क्या होती है, इट अटेम्प्ट्स टू कन्विंस द रीडर। यहाँ पर कन्विंस किया जा रहा है, रीडर से ये बोला जाता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हाँ होनी ही चाहिए। हाँ, सो यहाँ पर कहते हैं द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर ऐसा बोल रहे हैं मतलब ये परसुएड कर रहे हैं आपको, कन्विंस कर रहे हैं आपको, कैजोल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन ह्यूमरस। आपका वर्ड है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है समथिंग विच इज लाइट हार्टेड एंड अम्यूजिंग, जिसको पढ़ के थोड़ा सा मजा आ जाए। द मशीन सीम्ड डिटरमिन्ड टू एम्बैरस इट्स ओनर एवरी मॉर्निंग। मतलब हम यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमरस हो रहे हैं, लाइट हार्टेड हो रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि देखो मशीन ना, मशीन मतलब सोच के बैठी है कि भाई अपने ओनर को डेली एम्बैरस करेगी ही, उनकी बेइज्जती जरूर करेगी। जैसे होता है ना शर्मा जी का स्कूटर, सुबह सुबह जब वो लेके चलते हैं तो बाहर वो बंद पड़ जाता है, डेली उन्हें स्टार्ट करना पड़ता है बड़ी मशक्कत के साथ। समझ गए। फिर आता है आपका सटैरिकल। अब सटैरिकल क्या होता है, ये भी आपका ह्यूमरस होता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमर यूज किया जाता है टू क्रिटिसाइज सोसाइटी। कई बार पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है, पॉलिटिकल सटायर होते हैं, है ना। सो जैसे के लिए मॉडर्न सोसाइटी वर्शिप्स टेक्नोलॉजी मोर फेथफुली देन विजडम। हाँ, अब ये आपकी एक चीज़ है, जैसे कि लिए एआई का आजकल यूज़ हो रहा है। हाँ, किस तरीके से यूज़ हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो उसे बोल सकते हैं यहाँ पर हम सटायरिकल है। अब ये चीज़ सटायरिकल है जब आप सटायर करते हैं, ह्यूमर का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी ही गहरी बात, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात को आप हाईलाइट भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। चलो अब इतना हो गया है। साथ में मैं आपको बता दूं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे 9264922851 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लेना, और जो भी दोस्त वगैरह हों उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सार्कास्टिक। अब आपकी टोन आती है सार्कास्टिक। सार्कास्टिक क्या होती है, ये आपकी शार्प और मॉकिंग लैंग्वेज होती है। व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन टू इग्नोर एवरी वार्निंग। अब यहाँ पर क्या है, मॉक किया जा रहा है। एक लीडर है, उसने क्या करा है, उसने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इन सबको एकदम धरा का धरा रह दिया, कुछ अलग ही टाइप की यहाँ पर पॉलिसी बना दी, कोई अलग ही डिसीजन ले लिया। सो व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, मॉक किया जा रहा है ना। ये सार्कास्टिक होता है। अंडरस्टूड। चलो भाई, नेक्स्ट वन है आपका नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक क्या होता है, अब आप बैठे हुए हैं और यहाँ पर याद करते हैं कि वाह क्या मेरे बचपन के दिन थे।
कितना मजा आता था। सो रिमेंबर्स द पास्ट विद अफेक्शन, अफेक्शन के साथ आप अपने पास्ट को याद करना चाहते हैं। द क्वाइट इवनिंग्स ऑफ माई चाइल्डहुड रिमेन अनफॉरगेटेबल, है ना, इस टाइप की आप बातें करते हैं, इट मीन्स यू आर बीइंग नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव आपका होता है डीपली थॉटफुल, डीपली थॉटफुल। कई बार होता है ना कि वाह भाई क्या बात बोल दी आपने, मजा ही आ गया। सो द एक्सपीरियंस टॉट मी द वैल्यू ऑफ पेशेंस, एक्सपीरियंस ने इन्हें सिखाया है, ये रिफ्लेक्टिव है, डीपली थॉटफुल है। कंसर्न्ड, कंसर्न्ड क्या होता है, यहाँ पर आप एक्सप्रेस करते हैं एक टाइप की वरी। मान लिया क्लाइमेट चेंज के बारे में ये कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू थ्रेटन फ्यूचर जनरेशंस, सो द ऑथर इज बीइंग कंसर्न्ड, एक्चुअली ही इज एक्सप्रेसिंग वरी, चिंता दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मीन्स सिंपली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, अगर ऐसा है तो आपका इंफॉर्मेटिव हो गया, बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर है कॉशियस। कॉशियस क्या होता है, कॉशियस होता है वॉन्स अगेंस्ट एक्टिंग केयरलेसली। यहाँ पर बोला जाता है कि भाई ऐसे काम मत करो, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो प्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट रिस्क। मतलब यहाँ पर ये कॉशियस होने की बात कर रहे हैं, मतलब आप काम तो करो लेकिन थोड़ा देख के, थोड़ा समझ के, है ना, ऐसी बात की जा रही है। फिर है आपका इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल होती है मोटिवेट्स रीडर्स, अगर रीडर्स को मोटिवेट किया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु रिफ्यूज टू क्विट, ये आपकी इंस्पिरेशनल टोन है। देन यू हैव न्यूट्रल। न्यूट्रल आपका होता है बैलेंस्ड एंड अनबायस्ड, बोथ पॉलिसीज हैव देयर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। अगर ऐसी बात की जाए सो इट इज़ न्यूट्रल, इसकी भी साइड नहीं लेना और उसकी भी साइड नहीं लेना, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सिनिकल। सिनिकल आपका डिस्ट्रस्टफुल होता है पीपल्स मोटिव्स के पीछे, क्योंकि ये जो इंसान होता है ना, इसे लगता है कि दुनिया में हर एक काम कहीं ना कहीं अपने खुद के फायदे के लिए ही किया जा रहा है। सो अगर बोलते हैं मैनी प्रोमिस आर मेड ओनली टू गेन पॉपुलैरिटी, सो इट मीन्स द टोन इज सिनिकल इन नेचर। नेक्स्ट वन इज डायडैक्टिक। Didactic means intended to teach a lesson or moral. When you are trying to teach something, when you are trying to educate someone morally, ethically, so that means the tone is didactic in nature, right? जैसे हम बोलते हैं honesty ultimately earns greater respect than deception. So it is a kind of moral teaching or lesson which is being taught to you, right? So it is didactic in nature, ठीक है। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टोन्स थी, इनसे बाहर नहीं आती हैं, ठीक है। यही आपकी 20 होती हैं टोन्स जो बार बार घुमा करती हैं। एक क्वेश्चन आपका आएगा जो कि आपका फिक्स हो गया है अगर आपने ये पढ़ ली, अच्छे से समझ ली। अब यहाँ पर हम पैसेज करते हैं। पैसेज करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चंस को। मैंने यहाँ पर पैसेज आपके दो लिए हैं, दोनों टाइप के, एक में आपके 3 क्वेश्चंस हैं क्योंकि एफ कैट वाले में 3 आते हैं, और मैंने 5 वाला एक लिया है, हो सकता है कि 5 भी आ जाएं, राइट। तो सबसे पहले है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें सेंट्रल आइडिया पूछी जा रही है, इट मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा पढ़ के ही आप दे सकते हैं। जब पूरा पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और केवल क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ने हैं, ऑप्शंस भी साथ में पढ़ लेने हैं, इससे बहुत अच्छी एक क्लू मिल जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी completely banned. AI offers opportunities but requires responsible regulation. AI has already replaced human intelligence. AI is useful only in the healthcare sector. Next one, the author's tone is best described as humorous, analytical, sarcastic, or nostalgic. According to the passage, governments are trying to stop the development of AI, replace human workers with AI, promote innovation while ensuring responsible use, restrict AI only to defense applications. अब यहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मुझसे बोलेंगे, कहेंगे सर इसमें एक ही आपको लॉजिकल आंसर मिल लग रहा है, तो मैं तो उसी को मार्क कर देता हूँ, क्यों यहाँ पर पैसेज पढ़ें। लेकिन फिर भी भाई पैसेज आपने पढ़ना है, हो सकता है कि आपका ऑथर जानबूझ के एक अजीब सी बात कर रहा हो, तो आपको अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर करना है, आपको अपना ज्ञान लगाना ही नहीं, तो एक बार पैसेज को भी पढ़ लो, ऐसे इग्नोर मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला तो इजी है आपका, ठीक है।
सो यहाँ पर दिया है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज ऑफ द 21st century. From healthcare and education to defense and transportation, AI has significantly improved efficiency and decision making. However, its rapid development has also raised ethical concerns. Experts argue that while AI can reduce human error and automate repetitive tasks, excessive dependence on intelligent machines may weaken human judgment and increase unemployment in certain sectors. Therefore, governments across the world are attempting to frame regulations that encourage innovation while ensuring accountability, transparency and responsible use of AI. तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, गवर्नमेंट्स क्या करना चाह रही हैं. ठीक है. The future of AI depends not only on technological advancement but also on society's ability to use it wisely. Okay. अब आप यहाँ पर सेंट्रल आइडिया की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी कम्प्लीटली बैंड. नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है. AI हैज़ ऑलरेडी रिप्लेस्ड. नहीं भाई, ऑलरेडी नहीं रिप्लेस किया है. ये इज़ यूजफुल ओनली इन हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसा भी नहीं है. तो आप कह सकते हैं बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. राइट. नेक्स्ट, ऑथर की टोन क्या है? देखो, ह्यूमरस नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा है. सार्कास्टिक नहीं है, नॉस्टैल्जिक नहीं है, एनालिटिकल है. नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू द पैसेज गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू स्टॉप. नहीं, ये नहीं करना चाहती. रिप्लेस नहीं करना चाहती, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती, प्रमोट करना चाहती इनोवेशन को. ठीक है. नेक्स्ट आपका है, अब इसके यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट suitable टाइटल फॉर द पैसेज? फॉसिल फ्यूल्स द ओनली फ्यूचर, renewable energy opportunities and challenges, why solar energy has failed, industrial development without energy. फिर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर डज नॉट हिंडर द एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? in high installation cost, dependence on weather, advanced storage requirements, and you have government investment in innovation. फिर है the author's tone is best described as sarcastic, analytical, humorous, cynical. Then you have which statement is true according to the passage? Renewable energy has completely replaced fossil fuels. Renewable energy faces no major challenges. Innovation is essential for improving renewable energy. Renewable energy is unsuitable for future use. Then you have what can be inferred from the passage. Renewable energy will never replace conventional energy. Renewable energy has no future. Supply policy support and technological innovation are essential for long-term success. Governments should stop investing in renewable energy. Okay. अब यहाँ पर हम जाएंगे अपने पैसेज पर. पैसेज देखेंगे. द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द ग्लोबल अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैज़ emerged as viable have emerged as viable alternatives to fossil fuels, reducing greenhouse gas emissions and enhancing energy security. However, the transition to renewable energy is not without challenges. अब यहाँ पर आपके पॉइंट्स दिए हैं. High installation cost, dependence on weather conditions and the need for advanced energy storage technologies continue to hinder. अब ये चीज़ें हिंडर करती हैं. कौन सी चीज़ हिंडर नहीं करती है? दैट वी विल सी. दैट इज़ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन. ठीक है. अब आपको लग सकता है वहाँ पे ऐसे मत मार देना, थोड़ा सा देख लेना, चेक कर लेना. Governments, industries, and research institutions are therefore investing heavily in innovation to improve efficiency and affordability. Experts believe that while renewable energy alone may not immediately replace conventional sources, it will undoubtedly become the backbone of future energy systems if supported by sound policies, technological advancement, and public participation. अब क्या हम इन्फर कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पर हाँ टाइटल बता सकते हैं? तो टाइटल आपका देखो रिन्यूएबल एनर्जी के आसपास घूम रहा है. क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं? आपने इसका आंसर बता दिया है. ऑथर की टोन अगेन आपकी सार्कास्टिक नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, सिनिकल भी नहीं है, एनालिटिकल है. ठीक है. नेक्स्ट आप कहेंगे कौन सा ट्रू है? रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ कम्प्लीटली, देखो इसने अभी कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया है. कोई भी मेजर चैलेंजेस नहीं है भाई. मेजर चैलेंजेस यहाँ पे 3 की बात करी है. ठीक है. अनसूटेबल है नहीं. यहाँ पर बात की जा रही है इम्प्रूविंग एनर्जी. ये आपका जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है इनोवेट कर रहे हैं. ठीक है. इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड अफोर्डेबिलिटी. फिर है क्या इन्फर कर सकते हैं? ऐसे आंसर्स आप तभी दे सकते हैं जब आप पूरे पैसेज को पढ़ें. सो रिन्यूएबल एनर्जी विल नेवर रिप्लेस कन्वेंशनल एनर्जी. Renewable energy has no future. Policy support and technological innovation are essential for long term success. Government should stop. नहीं, आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा. राइट.
आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको अपने जो हैं पैसेज करने हैं। मैंने सी डी एस एन डी ए वाले जानबूझ के नहीं उठाए, वो आपको मैं सी डी एस एन डी ए का जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ पर कंपैरेटिवली आपके इसी टाइप के आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन जो है एक्टिव रखना है इन एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ पर सुला नहीं देना है और उससे पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करती रहनी है। दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? पहली है दैट इज़ रीडिंग, ठीक है, आप जितना रीड कर सकें उतना रीड करें, केवल रीड ना करें, रीड ऐसे करें कि उस चीज़ को आप रीड करने के बाद 3-4 क्वेश्चंस का आंसर भी बता सकें। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने किस बारे में पढ़ा, आप उसको क्या एक सेंटेंस में बता सकते हैं, इस तरीके से अगर आपने पढ़ा है। अगर उसमें से कोई पूछे कि मुझे 2 फैक्ट्स बता दो, तो क्या आप 2 फैक्ट्स उसमें के बता सकते हैं उस आर्टिकल से? अगर कोई पूछे कि 2 मुझे वर्ड्स बता दो जो इस पैसेज में तुमने पढ़े, क्या आप इतना इतना सब कुछ बता सकते हैं? तीसरा, आप क्या ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर है उसका मूड क्या रहा होगा? अगर इन 3-4 क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हैं, इसका मतलब आप अच्छे से रीड कर रहे हैं। अदरवाइज आप अच्छे से रीड नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर रीडिंग तो कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना कर पाएँ उतना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि पीवाईक्यू से ही करें। हाँ, एक मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन से करनी चाहिए? भाई देखो, पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस आपके और सिलेबस लगभग वही रहता है, तो आप प्रैक्टिस डेफिनेटली वहाँ से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना? अभी एजेंसी चेंज हुई है, पैटर्न चेंज हुआ है, डिफ़िकल्टी लेवल आपका आगे पीछे जाएगा, कट ऑफ चेंज होगी, लेकिन आपके क्वेश्चंस, आपका सिलेबस, आपका कोर कंटेंट जो है, वो तो वही रहेगा ना। तो उसमें कौन सा आपका चेंजेस आ रहा है? परसेंटेज तो परसेंटेज ही रहेगा, पैसेज तो आपका पैसेज ही रहेगा, वोकैबलरी वोकैबलरी ही रहेगी। तो आप वहाँ से भी पढ़ें, यहाँ से भी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही पेपर एग्जिस्ट करता है। हालांकि मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मैं आपके इसी 26 वाले बेसिस पर ही करवाऊंगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पर ही आपकी प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाएगी। बाकी आप यहाँ पर डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना और ये टोन्स जो हैं इनको रिवाइज करना, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। बाकी कोई डाउट है तो मुझे बताइए 9264922851 पर, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एपिसोड 2 में, ठीक है। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।